Hello everyone, I am Aditya Sharma and from today I am going to teach you physics and we are starting from class 11th. So the first chapter in class 11th is physical world. Physical world means physics की दुनिया. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, ये एक्चुअली में हम सबसे रिलेटेड है और हमारी आसपास की चीजों से रिलेटेड है फिजिकल वर्ल्ड. अभी मैं इसका मतलब आपको पूरी तरह से नहीं समझाऊंगा. ये वर्ल्ड क्या है फिजिकल, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, कहां से स्टार्टिंग हुई. सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं. जब ये मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट हुआ जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, इसका स्टार्टिंग बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं आजकल. तो ये स्टार्ट कहां से हुआ, कहां से ये सब चैप्टर्स बनने स्टार्ट हुए. सबसे पहले जब ये मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट हुआ तो ग्रीक जो मेनली हमारी सिविलाइजेशन है वहां से ज्यादातर चीजें हमारे सामने आती थी. तो वहां पे क्या था, जो ये लोग जो स्कॉलर्स होते थे जो हमें बात बताते थे कि जो दुनिया है कैसे चलती है, क्या काम करती है, कैसे इसमें फेनोमेना होते हैं, तो उनको बोलते थे फिलोसफर. और जो उनकी थ्योरीज होती थी जो वो बात बताते थे उसको बोलते थे फिलोसफी. तो दुनिया में सबसे पहले जो स्टडी थी उसको बोलते थे फिलोसफी. और जो इसके ज्ञाता होते थे, जो स्कॉलर होते थे, उनको बोलते थे फिलोसफर्स. उसमें क्या था, फिलोसफी में क्या होता है, हमने कोई चीज ऑब्जर्व की कि दुनिया में ऐसा हो रहा है, किसी चीज को छोड़ते हैं तो कहां जाता है, नीचे की ओर. पानी ऊपर से कहां आता है, नीचे की ओर. रेनबो आपने देखा है, आप मून देखते हैं, सन देखते हैं, आप डे और नाइट देखते हैं. तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे होता है और उसको उन्होंने थ्योरी बनाई, स्टडी बनाई. तो उस स्टडी को बोलते थे फिलोसफी. लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो फिलोसफी थी बहुत बड़ी होती गई. जो हमारी नॉलेज थी, जो स्ट्रक्चर था बहुत बड़ा होता गया और इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था कि कैसे पढ़े, इतना सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है, कैसे इसको समझे. और ऐसा भी हो रहा था कि जो आज कुछ बात प्रूव हुई वो कल गलत साबित हो गई, अब उसको कैसे हटाएं. तो यहां से एक नए सब्जेक्ट का जन्म होता है जिसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, साइंस. साइंस क्या है, साइंस आप पढ़ते आ रहे, 9th में 10th में पढ़ा है आपने साइंस. तो क्या साइंस आपने एक अकेला सब्जेक्ट पढ़ा, हमने तो क्या कहा, फिलोसफी जब बहुत मुश्किल हो गया संभालना तो उन्होंने क्या किया, इसको एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, साइंस. तो ये क्या अकेला सब्जेक्ट था फिलोसफी से निकलने वाला? नहीं. आप +1 में आ चुके हैं तो आप जानते हैं 2 सब डिसिप्लिन और हैं आपके साथ में. साइंस के साथ में आप आर्ट्स भी देखते हैं और कॉमर्स भी आपने देखा है कि हमारे पास आर्ट्स भी होता है, कॉमर्स भी है. तो 2 डिसिप्लिन और होते हैं. साइंस क्या है इसको भी थोड़ा साइड रख देते हैं, साइंस के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे. आर्ट्स की बात कर लेते हैं. आर्ट मीन्स क्या, सिर्फ ड्राइंग पेंटिंग नहीं. आर्ट मीन्स कला, जो भी आपके पास हो सकती है. आप अच्छा बोल सकते हैं, आप पेंटिंग तो अच्छी कर सकते हैं, आप कोई काम बहुत बेहतर करते हैं, ये आपकी आर्ट है, कला है. इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपके और होते हैं, ह्यूमैनिटी होता है, फाइन आर्ट्स है, ड्रामेटिक आर्ट्स है. तो ये सब चीजें क्या है कि अलग अलग हमें जीवन जीने की शैली को सिखाते हैं. कॉमर्स हमारा जितना भी इकोनॉमिकल सिस्टम है दुनिया का उससे डील करता है. खैर वो हम दोनों चीजें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट हो सकती हैं फ्यूचर में, कुछ हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हो जाए, लेकिन अभी पढ़ने के लिए हमें इनका कोई रोल नहीं है. इनके साथ में कुछ एड्स यूज होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं. इनमें एक एड अब तक पढ़ते आ रहे थे, मैथमेटिक्स. जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है वो अभी भी इसको पढ़ेंगे और जो मेडिकल वाले हैं वो अब इसको नहीं पढ़ेंगे. प्लस हमारे पास होती है कुछ लैंग्वेजेस, भाषाएं, जिनमें हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत. तो ये सब चीजें अलग है, इसके बारे में हमें कुछ बात अभी नहीं करनी है. हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, साइंस. तो हम आते हैं साइंस में. साइंस क्या है, देखिए साइंस एक लैटिन वर्ड है, साइंटिया. साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानने से रिलेटेड है. तो साइंस साइंटिया से बना और इसका मतलब क्या है, साइंस मीन्स जब आप नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो ये कहलाता है आपका साइंस. फिलोसफी में नॉलेज ऑर्गेनाइज नहीं थी, किसी ने कुछ भी ऑब्जर्व किया, उसने उसकी थ्योरी बनाई, उसको फिलोसफी के अंदर डाला जाता था.
लेकिन साइंस के अंदर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करें, आप उसके बारे में कुछ भी बताएं, वो साइंस के अंदर आ जाएगा नहीं। इसमें क्या होता है, नॉलेज जो है ऑर्गेनाइज होती है, और कैसे आती है, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, फिर उनके ऊपर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और फिर उनका वेरिफिकेशन होता है। तो ये ऑर्गेनाइज नॉलेज कहां से ऑब्टेन होती है, जब आप इस प्रोसेस से होके गुजरते हैं, तो जब ये वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये जो नॉलेज है ये सही है, डेली लाइफ में एग्जिस्ट करती है, तो उसको फिर किसके अंदर डाला जाता है, साइंस के। तो साइंस अब क्या है, साइंस सिर्फ एक स्टडी है जिसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक थ्योरी बनाते हैं, एक नॉलेज गेन करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो साइंस जस्ट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और संस्कृत में एक शब्द है विज्ञान, और अरेबिक में है इल्म। इन दोनों का भी सिमिलर मीनिंग है, नॉलेज। इवन दो हमारे जो शास्त्र हैं उनका भी लगभग सेम ही मीनिंग है, नॉलेज। उनमें भी बहुत सारी नॉलेज हमारे पास है, ऑर्गेनाइज्ड भी है और अनऑर्गेनाइज्ड भी है। तो जो स्पेसिफिक वर्ड संस्कृत में यूज होता है विज्ञान, और इसी से हिंदी नाम साइंस का बना है विज्ञान। तो ये बेसिक नॉलेज थी साइंस की। तो साइंटिया से बना टू नो मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑब्टेन थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन। तो अब ये साइंस डेवलप कैसे हुई? साइंस को डेवलप होने के लिए बहुत जरूरी है एटीट्यूड, और उस एटीट्यूड को बोला जाता है साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है? देखिए, साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए हमें बहुत ओपन माइंडेड होना पड़ता है कि आज आपने कोई बात देखी कि नेचर में ऐसा होता है, आप ऐसी चीज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल के दिन साबित हो जाए कि ये चीज गलत है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर जब भी वेरीफाई हो जाएगा कि जो पुरानी थ्योरी थी वो गलत थी और जो नई थ्योरी है वो सही है, तो तुरंत साइंस के अंदर हमें उस थ्योरी को रिप्लेस करना पड़ेगा साइंटिफिक एटीट्यूड के कारण। हम लगातार बेहतर की उम्मीद करते हैं, तो साइंस लगातार डेवलप होने का नाम है, मॉडिफाई होने का नाम है। तो साइंस में जब साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे अंदर आता है, तब जाके साइंस का डेवलपमेंट होता है। और ये जो मॉडर्न फेज ऑफ साइंस का पढ़ रहे हैं, ये हजारों सालों की मॉडिफिकेशन के बाद हमारे सामने आया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे, बहुत सारी थ्योरीज बनती रही, लगातार थ्योरी चेंज होती रही। तो फाइनली जो अभी तक हम थ्योरीज मानते हैं कि सही है, वो आज अपने सब्जेक्ट साइंस के अंदर आप पढ़ते हैं। और अभी हम फिजिक्स के अंदर भी वही सब चीजें पढ़ेंगे जो अभी तक वेरीफाइड है कि हाँ ऐसा होता है, हम मानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वही सब रहे। तो साइंटिफिक एटीट्यूड है क्या? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक हमारी सोच है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है। तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड है। इस साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ हम साइंस को ऑब्टेन करते हैं। कैसे करते हैं? उसके लिए हमारे पास है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। मेथड मींस एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कुछ काम करके, कुछ चीज स्टेप्स को फॉलो करके एक थ्योरी जनरेट करते हैं, जिसको आप साइंस के अंदर डालते हैं, जिसको आप पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया वो फाइनल नहीं है। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है क्या, जिनसे हमें साइंटिफिक थ्योरी मिलती है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम चीजें देखते हैं, जो लॉज हैं, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कहां से आती है? साइंटिफिक मेथड। तो अब इसके स्टेप्स के बारे में हमें समझना। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या होता है? हम देखते हैं दुनिया में ऐसा हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सूरज कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, कहां पे जाता है? वेस्ट से। देखिए अभी यहां से मेरे बात ध्यान है, फिलोसफी और साइंस में बेसिक डिफरेंस बताते हैं। फिलोसफी में हम कहते हैं कि सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, लेकिन क्या जनरली ऐसा होता है? आप सब जानते हैं सोलर सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, कि ऐसा नहीं होता है। सन कहीं से नहीं निकलता, कहीं नहीं जाता, ये अर्थ है जो उसके राउंड चक्कर लगा रही है। तो ये क्या है? साइंस। और वो क्या था? राइज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, उसको बोलते हैं फिलोसफी। तो ये बेसिक डिफरेंस है फिलोसफी और साइंस में।
तो ये ऑब्जर्वेशन हमने पहले ऑब्जर्व किया कि बारिश आती है, किसी चीज को छोड़ते तो कहाँ जाएगी, नीचे। स्टार्स हैं, सन है, मून है, और लगातार जो हमारा गैलेक्सीज है इनमें चेंजेस होते रहते हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है, गाड़ी चल रही है। तो ये सब चीजें क्या है, हमने ऑब्जर्व की कि कोई भी बॉडी मूव करती है, कैसे करती है। अगर हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो नीचे ही क्यों जाता है। न्यूटन साहब के उस सर पे एप्पल गिरा था तो उन्होंने सोचा कि नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, या सीधा ही क्यों आया, इधर से क्यों नहीं गया। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, नदी बह रही है, नदी में पानी बह रहा है, वोल्केनो एरप्शन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है ऑब्जर्व किया सबसे पहले, देखा क्या होता है। फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए, करके देखते हैं ये काम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल बारिश की बात कर लेते हैं, बारिश कैसे होता है। देखिए हमें तो बारिश गिरती हुई नजर आती है, तो इसके पीछे प्रोसेस क्या है, इसके पीछे हमें सबको पता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो क्लाउड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्लाउड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कंडेंसेट होके वो पानी की फॉर्म में वापस से क्या होता है, नीचे आता है। तो इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, एक बड़ा सा कंटेनर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा पानी डालिए और उसको गैस पर रख दीजिए और उसको एक प्लेट से ढक दीजिए जिससे पूरा वो कवर हो जाए, और आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि जो वाटर है वो उस प्लेट पे आ चुका है। तो ये प्लेट पे आ चुका, अभी क्या हुआ, आपका पानी नीचे था, उस पर सनरेज आई, सनरेज आने से वो क्या हुआ, एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होके कहाँ गया, ऊपर गया, ऊपर आपका इकट्ठा हो गया पानी जिसको क्लाउड्स बोलते हैं, अभी प्लेट के ऊपर। जब आप उस प्लेट को उस कंटेनर से हटाएंगे और थोड़ी देर के लिए पकड़ेंगे तो वो पानी की बूंदे क्या करेंगे, नीचे तक हो जाएंगे, जिसको हम बारिश बोलते हैं। तो ये जो नेचर में हो रहा था रेन, उसको हमने एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखा गया। जो भी ऑब्जर्वेशन हुई उसका क्या हुआ, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं कि जो नेचर में होता है उसी तरह की कंडीशंस यहाँ पर भी बनाई जाए। फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम समझना है तो सोलर सिस्टम इनिशियली क्या हो गया, हम अर्थ पर रहते हैं, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देखने का जो तरीका है, व्यू है, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो सन इधर से ईस्ट से निकलता है और कहाँ जाता है, वेस्ट में चला जाता है। तो ये हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब कौन घूम रहा है हमारी नजर में, हमारी नजर में घूम रहा है सन। तो सन इधर से निकला, इधर चला गया और फिर वापस से आ जाएगा। तो मीन्स स्टार्टिंग में ऐसा भी सोचा गया होगा कि अर्थ सेंटर में है सब चीजों को, बाकी सब चीजें अर्थ के चारों तरफ घूमती है। लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगा कि ऐसा नहीं होता है, सन सेंटर में सोलर सिस्टम के और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो कैसे आया है, फिर कैसे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। आप एक बॉल ले सकते हैं, सिंपल बल्ब लीजिए और देखिए बल्ब को उसको चारों तरफ लेके आइए, इसके चारों तरफ घुमाएंगे तो आप देखेंगे इधर बल्ब की रोशनी है, उधर तो दिन है, और दूसरी तरफ क्या है, रात। और इधर से जब आप मूव कराएंगे तो आप देखेंगे मूव भी कर रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है कि बल्ब को स्टेशनरी रखिए और बॉल को घुमाइए, तो जब बॉल को घुमाया तब भी सेम प्रोसीजर हुआ कि जो फेस बल्ब के सामने था उसमें दिन था, पीछे क्या था, रात था। तो दोनों चीज पॉसिबल थी। फिर उसके बाद थ्योरीज एक्सटेंड हुई तो ये पता लगा कि अर्थ घूमती है, सन नहीं घूमता है, सन वहीं पर स्टेशनरी है। तो धीरे धीरे ये चीजें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के साथ चेंज होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि ये सब हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है, फिर एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ हो रहा है और इन कंडीशन के अंदर हो रहा है। तो उसके लिए फिर क्या दिया गया, रीजनिंग, कारण बताए गए कि ऐसा क्यों होता है। सोलर सिस्टम है हमारे पास, सोलर सिस्टम में हमें पता है क्यों सारे प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं। इसके पीछे एक छोटा सा लो है, लो ऑफ ग्रेविटेशन। छोटा है पर पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, गैलेक्सी, ये सब इसी पे बेस्ड है। तो ये क्या है, रीजनिंग, रीजन बताया। तो इसके लिए रीजन दिया गया है कि इसके पीछे रीजन क्या है, लो ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। तो सिंपल सा समझ में आया कि दो बॉडीज जिनके पास भी दुनिया में मास है, इस यूनिवर्स में मास है, वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट। और इसी चीज के ऊपर ये सब चीजें स्टेब्लिश हुई हैं, टिकी हुई हैं, ये सब काम फिनोमेना जो है हो रहे हैं। तो ये क्या है, रीजनिंग, कारण बताया गया कि क्यों होता है। जैसे रेनबो कैसे बनता है, रेनबो सनलाइट जब बारिश होती है उसके बाद बारिश की कुछ बूंदें रह जाती हैं, उनसे जब सन की लाइट पास होती है तो वो लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, जिसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये 7 कलर्स क्या है, ये पहले से ही सन की लाइट में कंटेंट थे, उसी के अंदर थे। पानी की बूंद ने क्या किया, उनको डिस्पर्स कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो रीजनिंग है, रीजन कारण बताते हैं क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है, तो वो रीजनिंग है। रीजनिंग मीन्स कारण। अभी कारण कितने तरह के हो सकते हैं, इन कारण को हम दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
एक है हमारा क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम गुण क्वालिटी के रेस्पेक्ट में बताते हैं कि ये रीजन क्यों हुआ। जैसे अभी ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी के रेस्पेक्ट में क्या बता रहे हैं हम कि इसकी क्वालिटी क्या है कि जो भी दो बॉडी जिनके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट। ये क्वालिटेटिव रीजन में कि हमने रीजन बताए, गुण क्या थे उसके पास, जैसे रेनबो का बताया आपने और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव हो गया गुण के रेस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव जिसमें आप संख्या बताएं कि इतनी क्वांटिटी चेंज करने पे क्या क्या इफेक्ट आता है। क्वांटिटी जैसे हमें पता है कि मास जितना ज्यादा होगा जिस बॉडी का उतना ही ज्यादा वो दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, मास कितना ज्यादा, और दो चीजें कितनी दूर हैं कितनी पास हैं इसका भी बहुत बड़ा अंतर होता है। तो डिस्टेंस का भी अंतर है, तो डिस्टेंस भी एक मेजर करने वाली क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी हो गई जहां पे हम संख्या के बारे में बात करते हैं, इसमें गुण और इसमें संख्या। तो दो तरह की रीजनिंग हमें देनी होती है और इस सारे डेटा को इकट्ठे करने के बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है? देखिए, हमें अगर किसी लॉ को समझना है, जैसे लॉ ग्रेविटेशन को समझना है, तो एक ही लॉ में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वो पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। तो उसका तरीका क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट फॉर्मुलेशन। हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला बताएंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या आएगा। जैसे आप सभी जानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है Gm1m2/r²। m1 m2 दो बॉडी का मास है और r जो है उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन का, तब पूरी डिटेल में बात करेंगे। अभी जस्ट एक फॉर्मूला है, तो इसमें क्वालिटेटिव भी आ गया कि ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब कितना है वो क्वांटिटेटिव है। किससे समझ में आया? मैथमेटिकल मॉडलिंग से। ऐसे हर चीज के हमारे पास फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फोर्स हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है? m में। किसी भी बॉडी जो एक्सेलरेट कर रही है उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? m में। तो क्या किया? फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग। कहां से आया? पहले हमने रीजनिंग की। कितनी तरह की? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। स्टेप बाय स्टेप है। आगे वाला स्टेप पिछले वाले स्टेप से इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, अभी जब सब काम हो गया, हमें अभी पूरा सिस्टम समझ में आ चुका है, ऑब्जर्व किया, देख लिया, एक्सपेरिमेंट कर चुके, रीजन बता चुके और मैथमेटिकल मॉडलिंग कर चुके। अब क्या होता है? इन सब डेटा के बेसिस पे होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मींस भविष्यवाणी कि ये जो प्रोसेस है ये फ्यूचर में किस तरह से वर्क करेगा या इसके क्या क्या इफेक्ट्स फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रिडिक्शन कि इस रीजन से क्या होगा और इसी प्रिडिक्शन पे आगे का हमारा सिस्टम काम करता है। तो ये प्रिडिक्शन क्या है, कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि दो बॉडी जिनका मास m1 और m2 उनके बीच में सेपरेशन आ रहे तो इतना फोर्स लगा है। तो उस फोर्स से हम समझ सकते हैं कि जो ये बॉडी है, बड़ी बॉडी एक छोटी बॉडी है, छोटी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स से हम निकाल सकते हैं कि कितने फोर्स से, कितने एक्सेलरेशन से वो बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ जाएगी। तो प्रिडिक्शन कि हमने इस फॉर्मूले से प्रिडिक्ट कर लिया कि इस बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन दूसरी बॉडी के कारण लग सकता है। या हमने प्रिडिक्ट किया कि भाई इस मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है तो उतना ही ज्यादा वाटर एवोपरेट होगा। तो इससे जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वो वेदर फोरकास्टिंग करके बता देता है कि इस टाइम में बारिश होगी, इतनी ज्यादा बारिश होगी, इस बार मौसम बिगड़ेगा। तो वो क्या हुआ? प्रिडिक्शन हुआ। किससे? जो पहले डेटा इकट्ठा हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो ये प्रिडिक्शन। अब इस प्रिडिक्शन का वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई किया जाता है क्या जो प्रिडिक्शन किया वो सही किया, और इसको फॉल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। मींस जांचते हैं कि ये बात सही है या गलत है। देखिए, अगर प्रिडिक्शन जो था वो वेरीफाई हो गया कि हाँ सही था, तो इसको फिर साइंटिफिक मेथड जो ये प्रोसेस फॉलो हुआ, इसके बाद जो भी डेटा इकट्ठा रहेगा, लो जो भी इकट्ठा होगा, उसको हम साइंटिफिक थ्योरी में डाल देंगे या सिंपली साइंस के अंदर डाल देंगे, जो यहां से वेरीफाई हो चुका कि हाँ सही है। जैसे स्टार्टिंग में थॉमसन का मॉडल सही समझा गया एटम के लिए कि प्लम पुडिंग जैसा मॉडल होता है, कहीं कहीं बीच में नेगेटिव चार्ज होता है और बाकी पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है।
तो स्टार्टिंग में थॉमसन का मॉडल ही सही माना गया, लेकिन 1911 में जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल के साथ, तो उसके बाद थॉमसन का मॉडल पूरी तरह से फॉल्सिफाई हो गया। तो क्या हुआ कि उस मॉडल को रिप्लेस कर दिया गया, फॉल्सिफाई कर दिया गया, और किसका मॉडल आ गया? रदरफोर्ड का। तो जब रदरफोर्ड का मॉडल तब तक वेरीफाइड रहा कि हाँ इसी तरह से कुछ कुछ बिहेव करते हैं एटम, तो उसका पढ़ा गया मॉडल। लेकिन उसके बाद बोहर ने अपना मॉडल दिया, तो ये चेक किया गया कि रदरफोर्ड के में कुछ लिमिटेशंस थी, तो उसका रिप्लेस कर दिया गया और बोहर का मॉडल ला दिया गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ इसके अंदर। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप फॉलो करते हैं और जहां पे भी आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है या कोई नई थ्योरी आ जाती है, तो वहां पे रिप्लेस कर दिया जाता है पुरानी थ्योरी को। तो ये जो थ्योरी है इसको बोलते हैं साइंटिफिक थ्योरी। अब साइंटिफिक थ्योरी की बात कर लेते हैं। साइंटिफिक थ्योरी है क्या? देखिए, साइंटिफिक थ्योरी के अंदर कुछ लॉज बना दिए गए जिनसे किसी भी सिस्टम को गवर्न किया जाता था, बिहेवियर को समझा जा सकता है सिस्टम को उन लॉज से। जैसे कि जो भी मोशन के लॉज हैं वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से चलते हैं। मोशन जो भी है स्टडी किया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो ये कुछ लॉज हैं जिसको आप बोलेंगे साइंटिफिक थ्योरी, जिनसे बाकी सिस्टम वर्क करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं। तो साइंटिफिक थ्योरी है। साइंटिफिक थ्योरी की एक खास बात है कि फाइनल नहीं है। मैं लगातार बताता आ रहा हूं कि अगर कोई भी थ्योरी गलत साबित हो जाती है तो तुरंत जो नई थ्योरी जिसने उस थ्योरी को गलत साबित किया है उससे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है साइंटिफिक थ्योरी की, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो ये था हमारा साइंस और साइंटिफिक मेथड। अब फर्दर मोर जैसे साइंस की बात करते हैं, अभी 10th तक आप साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, लेकिन 10th ऑनवर्ड जैसे आप +1 में आते हैं तो साइंस ब्रेक हो जाता है। ये क्यों होता है मैं भी आपको बताऊंगा कि एक हम थ्रस्ट फॉलो करते हैं, बेसिकली फिजिक्स में फॉलो करते हैं, लेकिन यहां पर भी उसको आप देख सकते हैं कैसे। साइंस बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा एरिया फील्ड बन गया था जिसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि इसके अंदर कितनी सारी चीजें आती हैं। लिविंग एलिमेंट एनिमल्स हो गए और नेचर हो गया, पूरा सोलर सिस्टम हो चुका है, अर्थ ही खुद में इतना रहस्य समाये हुए हैं कि उसको एक सब्जेक्ट में पढ़ना मुश्किल हो गया था। तो हमने क्या किया, साइंस को रिड्यूस किया कुछ पार्ट में। आप जानते हैं साइंस के 2 पार्ट है, मेनली 2 पार्ट है, वैसे तो आप कितने भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मींस सिंपली बायोलॉजी। इसमें आप लिविंग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके बिहेवियर, इसको स्टडी करते हैं। और इसके सब ब्रांचेस भी हो सकती हैं जैसे जूलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा। ये जो फिजिकल साइंस है हम इससे देखते हैं। फिजिकल साइंस के भी मेनली 2 सब पार्ट्स हैं, उनमें है केमिस्ट्री और दूसरा है फिजिक्स। मेन 2 हैं, और भी हो सकते हैं, जियोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सब चीजें और फिजिकल साइंसेस की और सब पार्ट्स हैं, लेकिन मेनली कौन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो यहाँ पे जो आप 11th ऑनवर्ड फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके अलावा आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, मेडिकल वाले बायोलॉजी पढ़ेंगे, नॉन मेडिकल वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अब हमें मेनली किस पे वर्क करना है, फिजिक्स। फिजिक्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। फिजिक्स नेक्स्ट लेक्चर से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री आप एक सब्जेक्ट अभी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मीन्स जब आप कुछ एलिमेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, तो उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और हमारा जो मेन पार्ट है जो हमें पढ़ना है वो क्या है, फिजिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा और बहुत जल्द आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। पर अभी तक के लेक्चर में जितना भी कुछ मैंने बताया है, अगर उसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरियोसिटी हो आपके मन में, तो आप जिस भी सोर्स से आपको वीडियो अवेलेबल हुई है उसके थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आप कुछ पूछना है इसमें से जब जितना अब तक हुआ है उसके बारे में सब बताया जाएगा आपको।